समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपीश जी हमारे साथ जुड़े हैं। कपीश जी, इस लिस्ट को आपने देखा, क्या क्या कुछ कहेंगे, प्रतिक्रिया? ये तो भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट है, उन्होंने जिसको उचित समझा उनको दिया है। और मैं इतना जरूर कहूंगा कि रिजल्ट कार्ड तो लगता है कि इनके कई सांसदों का अच्छा नहीं रहा है। वो तो मुझसे बेहतर अब आप जान रहे हो। नहीं तो आप ही बता दीजिए आपके मन में क्या है। मैं तो स्पष्ट रूप से आपसे कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी चाहे किसी को भी उतार दे या रिजल्ट कार्ड बदल दे कि वहां पर आदमी बदल के दूसरा चेहरा ला दे, साहब इन्होंने काम नहीं किया, वो चेहरा तो दूल्हे के ही सर बधेगा, मोदी जी के। और इस बार भारतीय जनता पार्टी वाराणसी की सीट भी बचा लेगी तो बड़ी बात होगी। आपने बड़ी बात कह दी। क्यों? नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं इस वजह से कह रहा हूं कि जहां 0% टॉलरेंस की नीति है वहां 50 लाख बच्चे जो है फॉर्म भरते हैं और 5,000 की सीट निकलती है और उसके बाद पेपर लीक कर जाता है। एक परिवार में 5 लोग कम से कम होते हैं। अंदाजा लगा लीजिए कि 3 से 3.5 करोड़ वोट तो इनके वैसे ही चले गए पानी में, जैसे पेपर लीक हुआ। और आज ये पहला पेपर लीक तो हुआ नहीं। बेरोजगारी का आलम चरम सीमा पर है, महंगाई का चरम सीमा पर है। तो क्या मोदी जी के चेहरे को देख के या लच्छेदार भाषण को देख करके लोग अपनी बेरोजगारी दूर कर दो बार से तो यही हो रहा है आपके मुताबिक। आदरणीय मित्र, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी शाम दाम दंड भेद सब लगा करके और किस तरीके से चंडीगढ़ के अंदर वैसे वोट कटवाती है। अगर वो बैलेट से ना हो रहा होता जी तो साहब आराम से लेके चले गए होते। वो तो इनकी चोरी पकड़ ली गई बैलेट की वजह से। आ जाए बैलेट पे, देखिए हर जगह की चोरी पकड़ के आगे सामने आ जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इनको बताना चाहिए ना कि 20 लाख ईवीएम जो मिसिंग है वो कहाँ है। भाई डबल इंजन की सरकारें तमाम। ठीक है, तब तक आप लोग ढूंढिए। अनु पासवान हमारे साथ कांग्रेस के नेता जुड़े हैं। अनु पासवान जी, आपका भी स्वागत है हमारे चैनल में। दे रही है टिकट बनारस से, वाराणसी से किसे फाइनल किया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी के सामने? देखिए, अभी हम लोग की भी फाइनल लिस्ट आई नहीं है, पर संभावित तौर पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी वहां पे अभी तक उनको कहा गया है कि संभावित हो सकता है कि वो वहां के प्रत्याशी होंगे। पर मेरा बस यही मानना है कि आज बीजेपी की जो लिस्ट आई है, जो भी कैंडिडेट है, जब वो चुनाव में प्रचार में जाएंगे तो सबसे पहले तो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि युवा खड़ा रहेगा ये पूछने के लिए कि जो लगातार पर्चे लीक हो रहे हैं वो क्यों हुए और हमारा अब रोजगार कहाँ है। जिन पुलिस भर्तियों में जिन छात्रों की आयु सीमा समाप्त हो गई, अब उनके लिए क्या विकल्प ये सोच के रखे हैं। और जिन्होंने पैसा इतना लगा के अपना धन व्यय करके जगह जगह जाके एग्जाम दिए, फॉर्म भर भर के पैसे जो लगातार लोग देते कैंडिडेट्स दे रहे हैं और सरकार के खाते में जो पैसे जा रहे हैं, अब वो पैसे क्या होंगे। तो ये सारे तमाम लगातार जो चुनौतियां इस समय इन प्रत्याशियों के सामने आई है, वो सबसे पहले इसके लिए ये हमें लग रहा है कि 14 से लगातार जो आपके वोट, जिन्हें आप वोटर बता रही हैं, वो तो पूछ ही रहे हैं बीजेपी से, लेकिन पता नहीं कहां से जीतकर सामने आ जा रही है। ये तो समझ में नहीं आ रहा है हमें। देखिए, अभी जैसा मैं अभी नहीं, बिल्कुल आपने जो बात कही है बिल्कुल सही कही। और अभी इसका बहुत अच्छा जवाब हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी ने कहा है कि इसका जीता जागता उदाहरण जो है वो चंडीगढ़ चुनाव आपके सामने है। क्योंकि अभी तक यहाँ पे बैलेट पेपर से चुनाव नहीं हो रहे हैं। अगर होते तो शायद इसका ऐसा ही कुछ तस्वीर हर जगह लोकसभा चुनाव में भी आपको सामने निकल के इससे पहले भी जिस तरीके से ईवीएम से चुनाव हुआ, ज्यादातर सांसद भी आपके आए, सरकार भी आपकी बनी, यूपीए 1 यूपीए 2 की बात करें तब तो नहीं बैलेट पेपर लेके आ गए। प्रशांत उमराव जी, नहीं देखिए, नहीं ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। प्रशांत उमराव जी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। प्रशांत उमराव जी, सवाल उठाना लाजमी है, विपक्ष का काम भी है सवाल उठाना, लेकिन हर चीज में संशय। देखिए, कांग्रेस पार्टी स्वयं संशय में जी रही है, उनके नेता संशय में है। जब लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव आते हैं तो कभी थाईलैंड मसाज कराने चले जाते हैं, कभी लंदन में वो एक कैंटीन में पेड इवेंट करने चले जाते हैं। इनके सभी साथी सहयोगी दल छोड़ करके भाग रहे हैं। पहले पिछली बार राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए थे, इस बार सोनिया गांधी जी भी उत्तर प्रदेश छोड़ करके चली गई। इनको पता है कि यहाँ से कोई जीत हासिल होनी नहीं। वहाँ वायनाड भी गए, वायनाड भी इनके लाले पड़ गए। वायनाड भी कम्युनिस्ट पार्टी ने डी राजा की पत्नी को अपना कैंडिडेट उतार के दिया है। अब हो सकता है कि वहां पे तेलंगाना भागे।
ये बड़ी स्थिति आशास्पद है कांग्रेस पार्टी में, और स्वयं कंफ्यूज हैं। जब आज इनके, अब कल तो लालू यादव भी कह रहे थे कि राहुल गांधी जो ये पिकनिक को जो घूम रहे हैं, ये यात्रा छोड़ करके सीट करे तो हम चुनाव में जाएं। आज अगले सप्ताह के कैंडिडेट्स चुनाव की सूचना जारी होने वाली, घोषणा होने वाली है। आज तो अपने कैंडिडेट्स के ऊपर बात कर लीजिए, कांग्रेस का गुणगान करना बंद कर दीजिए, वो तो हम उसके लिए हम ठीक है। आप अपने पार्टी के लोगों के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? हमारे साथ धीरेन्द्र पुंडीर, एसोसिएट एग्जीक्यूटिव एडिटर जुड़ रहे हैं। धीरेन्द्र जी, मौजूदा जो अभी लिस्ट है, हम 51 सांसदों के 51 प्रत्याशियों की बात करें, ज्यादातर सांसद रिपीट किए गए हैं, और जो मौजूदा पॉलिटिक्स है उत्तर प्रदेश की, इसे लेकर एक विश्लेषण आपसे चाहते हैं। देखिए, जो रिपीटेशन है, एक बार एक सवाल को दोबारा दोहराएंगे? आपकी आवाज पूरी तरह साफ नहीं आई मेरे कान में। 51 उम्मीदवारों के नाम, ज्यादातर सांसदों को रिपीट किया गया है, और मौजूदा जो अभी उत्तर प्रदेश की राजनीति है उसे लेकर एक विश्लेषण चाहते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी बहुत सेफ खेल रही है। बीजेपी ने इस बार बहुत चेंज नहीं किया, यहाँ तक कि अपने कहीं तो उस तरह के उम्र के बंधनों को भी मुझे लगता है कि थोड़ा इस बार उसने अपने आप को किनारे रखा है, क्योंकि जीत को सहज और सहल रखना चाहते हैं। और जो निरंतरता है, जो तमाम जगह 400 पार का नारा है, उसमें से 370 जो बीजेपी खुद 370 के साथ एक भावनात्मक लगाव दिखाते हुए चूंकि धारा 370 हटाई है, तो उसकी विजय के लिए जो रणनीति तैयार की है उसमें बीजेपी कोई अपने लिए नई परेशानियां नहीं चाहती है। तो अगर आप गौर करेंगे तो ये 47 लोग वही है, चाहे वो चुनाव में हारे हुए में भी अगर हम लोग बात करें कि जो कई लोगों को तो उन्हीं को टिकट दिया गया जिन्होंने चुनाव हारा भी था, भले ही वो आप वहां देखेंगे संभल में देखेंगे, वो जो अभी एक सीट में हम लोग देख रहे थे, उस सीट पर उन्होंने वापस उन्हीं को दिया है जो परमेश्वरी जो लड़ रहे थे। तो मुझे लगता है कि उन्होंने ये कोशिश की है कि बहुत ज़्यादा बदलाव ना किया जाए, और जो 10 से 12 सीट बढ़ाने का जो पार्टी का यूपी में एजेंडा है, हालांकि मिशन वो 80/80 कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है 10 से 12 सीट उन्होंने बहुत सिंसियरली ये माना है कि इस राज्य से हमको बढ़ानी है। तो इसीलिए उन्होंने अपने किसी उसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया। यहाँ तक कि आप देखेंगे संत कबीर नगर से वो टिकट उसी तरह से है, और उसके बावजूद पार्टी में वो अभी मीटिंग में जो गए हैं संजय निषाद जी, तो वो भी देखेंगे कि क्या किस तरह से जो 6 सीट दी जानी है उनमें कौन सी सीट दे रही है बीजेपी। तो मुझे लगता है बीजेपी बहुत सेफ खेल रही है 51 सीटों से, तो यही लग रहा है, क्योंकि हेमा मालिनी है या कई ऐसे नाम हैं जिनको लेकर बहुत चर्चा थी कि उनको बदलने की बात है, लेकिन बदला नहीं है। और बीजेपी को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी और योगी का जो एक मॉडल है, जिसको बीजेपी के अगर हम लोग देखते हैं तो राशन और शासन और भाषण की जो एक स्टाइल है, उसमें वो उसी स्ट्रेटजी से आगे बढ़ रही है। अभिषेक हमारे साथ मेरठ से सहयोगी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जिस तरीके से लिस्ट आई, अगर हम खासकर पश्चिमी यूपी की बात करें, तो इस लिस्ट के बाद किस तरीके से बातें, क्योंकि उम्मीद थी कि मेरठ का भी नाम होगा इसमें, लेकिन मेरठ का नाम नहीं, फिर भी अगर देखें आसपास जिलों की बात करें, आसपास के लोकसभा सीटों की बात करें, तो फिर क्या कुछ चर्चा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, जो चैलेंज है बीजेपी के लिए, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ही सीटें हैं। उसमें जो कम अंतर की जीते सीटें हैं, उसमें से एक अभी मुजफ्फरनगर की घोषणा हुई है, संजीव बालियान रिपीट हुए हैं। वहाँ चैलेंज ये माना जा रहा है कि ख़त्म हो गया है, क्योंकि जयंत चौधरी आरएलडी का एनडीए में गठबंधन हो गया है। लेकिन मेरठ में भी 4700 वोटों से पिछली बार 2019 में राजेंद्र अग्रवाल जीते थे, जबकि 2014 प्रचंड लहर जब मोदी की थी, उस समय वो 2.5 लाख से ज़्यादा मतों से जीते थे। मुरादाबाद, सहारनपुर हार गए थे, सहारनपुर के नाम की घोषणा नहीं हुई है। मुरादाबाद में सपा के सांसद हैं, संभल से शफीकुर रहमान का भी इंतकाल हुआ है, वहाँ से सपा के सांसद थे। तो कुल मिलाकर ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एरिया है, ये भाजपा इस पर बहुत ज़्यादा गंभीरता से विचार कर रही है, और कोशिश भाजपा की यही है कि जो सीटें हारी थी उन पर जीत में तब्दील की जाए, और जो कम अंतर से जीती गई थी उनमें भारी जीत का बदलाव किया जाए। ऐसे में कैंडिडेट का जो चयन है वो बहुत समझदारी से करने की बात है। सारी रिपोर्ट्स इसमें मांगी गई हैं, जिला इकाइयों से ली गई हैं, संगठन से ली गई है। संघ की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। पिछले 4 महीने से जो संघ की शाखाएं लग रही थी, उसमें लोगों से फीडबैक लिया जा रहा था, सांसद के काम को देखा जा रहा था, और ये भी देखा जा रहा है कि क्या बदलाव ना करके उसी सांसद को, क्यों मेरठ की अगर मैं खासकर बात करूं, राजेंद्र अग्रवाल 2009, 2014 और 2019 ये 3 बार के सांसद
सांसद हैं। लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है टिकट कटेगा या रहेगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि अभी जो 51 सीटों के नामों की उत्तर प्रदेश में घोषणा हुई है उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश को सिर्फ एक अभी मुजफ्फरनगर की घोषणा कर दी गई है, क्योंकि उस पर यूनिनेमसली फैसला हो गया होगा। लेकिन बाकी सीटों पर विचार तो कर लिया गया होगा, लेकिन नाम अभी घोषणा नहीं की गई और नज़र इसी पे है कि भाजपा थिंक टैंक ने क्या सोचा है, क्योंकि यहाँ कशमकश अगर होगी थोड़ी बहुत तो यही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ सीटें हैं, क्योंकि आगरा की भी सीटें घोषित कर दी गई हैं। जो मेरठ, मुरादाबाद और बिजनौर का ये सर्किल है और सहारनपुर का, यही पहले, दूसरे और तीसरे चरण के यहाँ चुनाव भी होते हैं, तो यही बहुत चैलेंजिंग है और इसी पे निगाह है कि इलेक्शन का मूड किस तरफ बैठेगा। लखीमपुर खीरी से योगेश हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। क्या कुछ तस्वीर खीरी की, क्योंकि मौजूदा सांसद उन्हें एक बार फिर रिपीट किया जा रहा है। लोकसभा जो खीरी है, दूसरी जो सरारा है लोकसभा, दोनों वीवीआईपी सीटें मानी जाती हैं, क्योंकि जो यहाँ पे सांसद अजय मिश्रा टेली वह केंद्रीय गृह मंत्री हैं, वहीं जो सरारा से सांसद है रेखा वर्मा वह जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। तो दोनों वीवीआईपी सीटें हैं। अंदेशा लगाया जा रहा था कि किसी एक का टिकट इसमें कटेगा, लेकिन बीजेपी ने दोनों जो है सांसद उनका टिकट फिर से रिपीट किया है। तो वहीं जो इनके जो कार्यकर्ता हैं उन्हें खुशी की लहर है, लेकिन देखना यह होगा क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही त्रिपुनिया हिंसा कांड हुआ था, जिसमें जो अजय मिश्रा टेनी है, इनके पुत्र आशीष मिश्रा जो है उनकी आरोपी थे। तो कहीं ना कहीं जो इसका टिकट रिपीट हुआ है, तो ये एक छोटी बात है वो काफी नाराज भी था। तो एक कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर होगा, क्योंकि जो 28 लोकसभा वहां से सपा ने जो है उत्कर्ष वर्मा को जो है टिकट दिया, आनंद भदौरिया जो दोरारा से लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुख्य टक्कर देखने को, क्योंकि आनंद जो यहाँ पे उत्कर्ष वर्मा 2 बार विधायक भी रह चुके हैं यहाँ से। तो ये भी एक चीज की है जो टिकट अब की बार जो बीजेपी ने रिपीट किया है, तो जो सपा और बीजेपी की जो टक्कर है बराबर देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं कार्यकर्ताओं के बीच में जो काफी खुशी का माहौल है, तो जो है खुश हैं काफी, क्योंकि दोनों जो है सांसद उनकी फिर से टिकट जो है बीजेपी ने रिपीट किया है। लगातार मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। उमराव जी, उम्मीद थी कि क्योंकि कई बातें निकलकर सामने आ रही थी कि कई सिटिंग सांसदों का टिकट कटेगा, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई ऐसा नहीं, मतलब क्या कि कोई अलग से नीति नहीं अपनाई आप लोगों ने, या जो सिटिंग सांसद हैं उन्हें ही टिकट दे दिया गया। क्या उम्मीद है कि 80 की 80, यानी कि आप एनडीए के लोग मिलकर 80 की 80 जीत लेंगे? जी, निश्चित तौर पर हम 80 में 80 सीटों के जीत के लक्ष्य को लेकर के उतर रहे हैं। अभी फिलहाल 80 सीटों में से 51 सीटों पे उम्मीदवार घोषित हुए हैं, बाकी सीटों पर भी शीघ्र उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी हमने अमरोहा और नगीना पे भी कैंडिडेट घोषित किए, बाकी जगह भी घोषित किए जाएंगे, चर्चा चल रही है। और भारतीय जनता पार्टी में कैंडिडेट घोषित करने के एकमात्र पैमाना है कि जीत की विनेबिलिटी हो, जनता में उसकी पकड़ हो, उस आधार पर सभी हमने उम्मीदवार घोषित किए, चाहे उत्तर प्रदेश हो या बाकी प्रदेशों में। और बाकी पार्टियों से हम आज उम्मीदवार घोषित करने में आगे हैं। 195 सीटों में हमने 57 ओबीसी वर्ग के लोगों को उम्मीदवार दिया है, लगभग 25 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया, युवाओं को टिकट दिया, समाज के सभी वर्गों को स्थान देने का काम किया है। और आगे आने वाली लिस्ट में भी हम महिलाओं को, मतलब आपका कहना है कि जो पीडीए का नारा बुलंद करती है समाजवादी पार्टी, अगर देखें हम SC ST और ओबीसी वर्ग को जोड़े, जो अभी आपकी लिस्ट आई है उसमें से 100 के ऊपर ये आंकड़ा जा रहा है। आप समझ रहे हैं कपिश जी कहना क्या चाह रहा हूं, कि आप पीडीए कहते हैं, वो तो पीडीए पर अमल कर रहे हैं। अगर ये पीडीए पर अमल कर रहे होते तो ये पब्लिक सेक्टर कंपनियों को या पब्लिक सेक्टर संस्थानों को बंद क्यों कर रहे हो? ये किसी एक व्यक्ति को सांसद या आप विधायक बना करके उस जाति वर्ग के लोगों को अपलिफ्टमेंट नहीं कर सकते। आप अगर कर सकते हैं तो अपनी नीतियों से कर सकते हैं, और आपने एक नीति की नियत बना ली है कि हमेशा आप पुरानी अन्नू जी, सामने आती है अपनी अन्नू जी आवाज आ रही है? जी तो बीजेपी ने हालांकि 51 सीटों पर तो उम्मीदवार उतार दिया, 17 वाला आपका नहीं दिखाई दे रहा है। वो 17 उम्मीदवार कौन होंगे? उम्मीद की जा रही है, पहले समाजवादी पार्टी, फिर बीजेपी, अब आपसे उम्मीद। बिल्कुल बहुत जल्द राहुल जी आपको 17 सीटों पे कांग्रेस के प्रत्याशी की बहुत जल्द आप लोग की लिस्ट आ जाएगी सामने। और मैं एक बात का, अभी आपने शायद समाजवादी पार्टी से एक प्रश्न किया था, वो जवाब नहीं दे पाए, मगर एक चीज मैं इस बारे में जरूर कहूंगी
कि अभी तक लगातार भाजपा के लोग और भाजपा के प्रवक्ता लगातार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पे ये आरोप लगाते आए थे कि हम लोग भारत को और यूपी को जातियों में बांट के राजनीति करते हैं। तो आज जिस तरीके से यहाँ पे बैठ के भाजपा के प्रवक्ता इस बात को जाहिर कर रहे हैं कि हमने सभी वर्गों को बराबर का सम्मान दिया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि जो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा और अखिलेश यादव जी जो पीडीए यात्रा निकाल रहे हैं, जो सभी वर्गों की बात करते हैं, मेरा सवाल वही था कि आप लोग कहते हैं वो उन्होंने कर दिया। नहीं, मैं वही कह रही हूँ। नहीं राहुल जी, मैं अब जो कहना चाह रही हूँ, आप मेरी बात ये नहीं समझ रहे। मैं ये कह रही हूँ, अभी तक ये आरोप लगाते थे हम पर कि हम जातीय राजनीति करते हैं, मगर आज वो खुद वो काम कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम समाज में सबकी सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं। नहीं, सबकी सहभागिता तो हम क्या कर रहे हैं? आखिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी तो सबकी सहभागिता की बात चल रही है। हम राजनीति की बात करते हैं। ठीक है, इसी पर एक सवाल, हम भी तो वही बात धीरेन्द्र जी, इसी पर एक सवाल, क्या पीडीए वाकई जो फॉर्मूला पीडीए का लेकर आए अखिलेश यादव, वो क्या सफल होगा, या जो न्याय यात्रा लेकर निकले राहुल गांधी, वो क्या सफल होगा? और एक साथ भी मिले, वो आगरा में एक साथ भी मिले और ये बताने की कोशिश की कि हम किस वर्ग के लिए हैं, हम किसके साथ हैं, तो सफल हो पाएगा ये जो फॉर्मूला उनका है, ये सफल हो पाएगा? देखिए, वो फार्मूला राज्यसभा में ही फेल हुआ है, क्योंकि अगर वो स्टिक करते उस पर अखिलेश, तो शायद जो उनकी पार्टी के जो टूटे हुए विधायक हैं उनके पास कोई ग्राउंड नहीं होती। खासतौर से उनकी सहयोगी, उन्हीं के टिकट पे रही पल्लवी पटेल ने जो पीडीए की हवा निकाली है, इनके साथ साथ जो कैंडिडेट का सिलेक्शन था 3, आपके पास एक मौका था जब आप अपनी चीज़ को दिखा सकते थे। उस समय अगर आप बेहतर तरीके से पीडीए के कैंडिडेट्स के हिसाब से आप देते तो लोग, शायद लोग तो बात की बात है, पहले आप ही की पार्टी के लोग कन्विंस होते, और फिर जब वो लोग सही से अच्छे से उनके साथ जीत नहीं हुई, यानी एक 8वां आपका कैंडिडेट, जो तीसरा कैंडिडेट है आपका हार गया, बीजेपी ने अपना 8वां कैंडिडेट जिता लिया, तो उसके बाद भी आपकी पार्टी के जो रिएक्शंस है वो उस तरह नहीं थे कि जैसे आप सबक ले रहे हो। तो मुझे लगता है कि वो गठबंधन बहुत ज़्यादा उसके कोई मायने होने नहीं चाहिए जो मौजूदा समय पर है, क्योंकि एक 2% पर है, 2% वोट शेयर के साथ है, एक 31% पे थे अगर हम विधानसभा देखें उनकी, तो उसमें भी जबकि आरएलडी और तमाम लोग शामिल थे, और वो एक एक करके अलग हो रहे हैं। यहाँ तक कि मैं जो बयान सुन रहा था जिसमें जिनको हम नेता बनाते हैं फिर वो बाहर चले जाते हैं, इस तरह का जो बयान है वो भी मुझे नहीं लगता कि बहुत मनोबल बढ़ा रहा होगा। और बीजेपी को आप देखिए वो कैसे इलास्टिसिटी है कि अपने ही दिए गए उसने अपने आईडीए को ब्लॉक कर दिया। हेमा मालिनी 76 ईयर की हैं और जगदम्बिका पाल 82 ईयर के हैं। तो आप सोचिए जीत के लिए किस तरह से निरंतर केंद्रीय चुनाव समिति हो या राज्य समिति हो, वो जीत के लिए काम कर रही है। उसके उलट जो हम लोग देख रहे हैं कि पीडीए के नाम पर जिस तरह से सेलेक्टिव राजनीति कोशिश करते हैं, उसका नुकसान उन्हीं को होता है, पार्टी को होता है, क्योंकि जब आप कोई एजेंडा तय कर लेते हैं तो उस पर चलने से आपके कार्यकर्ता ताकतवर होते हैं और आपकी जनता में साख जाती है। जब आपके पास बहुत कुछ लंबा अरसा हो गया आपको सत्ता में रहे, तो आपके पास बहुत कुछ बताने के लिए नहीं होता, तो आप विपक्षियों पर जो सवाल उठाते हैं उसके लिए ज़रूरी है कि आपके लोगों को और जनता को आपकी बात पर यकीन हो कि आप जो आइडिया दे रहे हैं उसको फॉलो करते हैं कि नहीं। जी अभिषेक, एक सवाल आपसे है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें विधानसभा चुनाव में, देखिए विधानसभा का क्षेत्रफल कम होता है, लोकसभा का ज्यादा होता है, कई विधानसभा क्षेत्र मिलकर लोकसभा का क्षेत्र होता है। सवाल इस बात को लेकर है कि यहीं से मजबूत बीजेपी, लेकिन अगर हम लोकसभा चुनाव के लिए देखें, विधानसभा चुनाव में तो मजबूत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कहीं अगर हम दूसरे हिस्सों की बात करें, लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जातिगत जो पैटर्न होगा बीजेपी के लिए कहे या और साथ ही साथ जो योजनाएं हैं, तो क्या मान सकते हैं कि जो मोदी की गारंटी तमाम बातें कही जा रही है, जो धीरेन्द्र सर ने भी इसका जिक्र किया, राशन और शासन का फायदा मिलेगा बीजेपी को? देखिए, बहुत समझना होगा 2019 और 2024 के चुनाव में विपक्ष के लिए बहुत मुश्किल होने। 2019 में 3 दल एक साथ लड़े थे भाजपा के अगेंस्ट, और तब जाके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें मिली थी। यहाँ समाजवादी और कांग्रेस हैं। अगर जीत चाहिए बीजेपी के खिलाफ किसी को भी, तो ये समझना होगा कि वोटों का कम्बिनेशन क्या है।
मुस्लिम अगर पड़ गए समाजवादी और कांग्रेस के एक तरफ, तो वो मुस्लिम किस जाति के साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे और वो कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा जो बीजेपी को चैलेंज दे सके। मेरठ लोकसभा की मैं बात करूं, हापुड़ मेरठ लोकसभा की लगभग 20 लाख वोटें हैं, इसमें से 50 से 60 और 65 के बीच मतदान होगा। अब ऐसे में समझ लीजिए 10 साढ़े 10 लाख वोटों का अगर पोल होता है तो उसमें जीत के लिए 5.5-6 लाख, अगर बहुत फाइट का चुनाव होता है नज़दीक का, जैसे 2019 में हुआ, हाजी याकूब को भी 5.5 लाख वोट मिली, राजेंद्र अग्रवाल को भी लगभग 5.5 लाख वोट मिली, तो ऐसे में जीत हार का अंतर या 4-5 हज़ार होता है, तब विपक्षियों के लिए ये गुंजाइश खोजनी होगी कि हमारा अगर मुस्लिम समाज एक तरफ खड़ा है तो उसके साथ किस जाति का कॉम्बिनेशन बन रहा है। अगर एक बल्कि 2-2.5 लाख की वो जाति जिसका मत 2 से लेकर 2.5 लाख के बीच में है, वो अगर मुस्लिमों के साथ 4-4.5 लाख के साथ वो जुड़ रही है तो जीत का प्रतिशत हो जाएगा। लेकिन ऐसी संभावना दिखाई नहीं देती क्योंकि तीसरा दल यहाँ अलग दिखाई दे रहा है जो पिछले 3 दल थे। तो कुल मिलाकर इस समय चैलेंज है और जो चीजें आप कर रहे हैं आरएलडी की बात करते हैं, सामने इस इसमें तरीके की बीजेपी और आरएलडी के साथ आने से कितना महत्वपूर्ण, क्योंकि अभी देखिए कई सीटें हैं जिस पर बातचीत तो हो रही होगी, आरएलडी का कौन सा उम्मीदवार उतरेगा, कितनी सीटें मिलेगी आरएलडी को। देखिए अभी तक 2 सीटों की बात जो चर्चाओं में चल रही है कि 2 सीटें मिलेंगी आरएलडी को, तो सबसे बड़ी बात बागपत फिर भी जीत ली थी, आरएलडी नहीं थी पिछले बार, सपा के साथ लड़ी, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने बागपत जो उनका गढ़ है वो जीत ली। मुजफ्फरनगर जहाँ खुद छोटे चौधरी अजीत सिंह थे वहाँ से जीत ली, कम अंतर से जीती लेकिन जीत ली। अब जैन चौधरी आए हैं तो वो चैलेंज भी खत्म हो गया है, इसलिए संजीव बालियान का पहली लिस्ट में नाम आ गया है। हालांकि कंवर तंवर सिंह जो कंवर तंवर सिंह है अमरोहा से, उनका भी नाम आया है, लेकिन जो आरएलडी के आने के बाद एक विरोध समझा जा रहा था, वो विरोध इस बात से भी दिखाई देता है कि भारतीय किसान यूनियन ने कोई आंदोलन की घोषणा ही नहीं की, क्योंकि एक तरफ जब आरएलडी साथ में आ गई तो ये समझ लीजिए कि भारतीय किसान धाराजीत हमारे साथ मथुरा से जुड़ रहे हैं। भारतीय धाराजीत एक बार फिर हेमा मालिनी मथुरा से। बिल्कुल, देखिए उम्मीद तो यही लगाई जा रही थी कि अब की बार टिकट बदलेगा और हेमा जी का टिकट कटेगा, लेकिन जो भरोसा था उनका, वो बार बार कह रही थी कि अब की बार जनता मुझसे कह रही है और मैं फिर से यहाँ से चुनाव लड़ूंगी, तो उनकी जो बात थी वो सच यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रही है। 75 साल की हेमा मालिनी हो चुकी है, तो उम्र का भी दौर पूरा था, तो उसी देख रेख में अनुमान लगातार लगाए जा रहे थे कि हेमा जी का टिकट कट सकता है, लेकिन बीजेपी ने फिर से सांसद हेमा मालिनी पर भरोसा जताया है, क्योंकि 10 साल का जो कार्यकाल है हेमा जी कभी विवादों में नहीं रही और भगवान के प्रति उनका समर्पण भाव और लगातार जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनको बढ़ावा देना और यहाँ के विकास पर वो लगातार जोर देती रहती है। हालांकि वो मथुरा में कम रहती है पर लगातार मथुरा के विकास की बात करती रहती है और जो मंत्री हैं उनसे भी संबंधित विभाग की समीक्षा बैठक भी करती रहती है, उन्हें विकास की लगातार यहाँ की चिंता होती है। तो वैसे तो अगर बात की जाए तो मथुरा की, तो मथुरा में तो बीजेपी की जीत ही साफ तौर पर दिखाई दे रही है, क्योंकि आरएलडी और जब गठबंधन हो गया तो यहाँ पर फाइट में कोई तीसरा है ही नहीं, क्योंकि आरएलडी और बीजेपी का ही यहाँ पर फाइट होती है। तो साफ तौर पर यहाँ से किसी को भी चुनाव लड़ना एक बीजेपी के लिए जीत थी, लेकिन फिर से सांसद हेमा मालिनी पर जिस तरीके से भरोसा जताया है वो एक अलग ही बात है, क्योंकि प्रशांत उमराव जी, पिछले दिनों यहाँ पर जिताऊ और टिकाऊ और साथ में मोदी का चेहरा, यही काम आएगा जी। निश्चित तौर पर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हमारी पहली जो शर्त होती है कि विजिबिलिटी हो, जनता में उसकी एक्सेप्टेंस हो, उसके आधार पर हमारे टिकट निर्धारित किए गए हैं। आगे भी हम शीघ्र ही जब तक चुनाव घोषणा होगी उसके 1 सप्ताह के अंदर ही बाकी चुनाव भी हम घोषित कर देंगे। महिला, युवा, ओबीसी वर्ग, एससी वर्ग, एसटी और सभी को हमने प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन अपनी लिस्ट में देने का काम किया है। बाकी पार्टियों से हम आगे हैं। जनता का लगातार मोदी जी पर विश्वास बना हुआ है और जो लोग खाली बातें कहते हैं हम लोग उनको करके दिखाते हैं। कांग्रेस पार्टी खाली ओबीसी की बात करती है, इनके 85 सीडब्ल्यूसी में खाली 19 ओबीसी हैं, 12 महासचिव में खाली 1 ओबीसी है, खाली बातें करते हैं। राहुल गांधी जी अपनी जाति बताया ना कि ओबीसी हैं, ब्राह्मण हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, मिक्स ब्रीड हैं, क्या हैं, उनके मुंह से ओबीसी की बात कहनी उचित नहीं लगती। नहीं, कुछ जरा शब्दों का जरा चयन संभल कर करें, मैं इतना ही कहूंगा। उनकी बात ठीक आएंगी तो हम लोग तो करके दिखाते हैं, हमने अपनी लिस्ट में दिखाया, संगठन में भी करके दिखाया, मुख्यमंत्री भी दिखाया, लोकसभा सांसद, एमपी
सब में दिखाया, मंत्रिमंडल में दिखाया है। तो जो लोग कहते हैं और हम लोग करके दिखाते हैं उसको। अनु जी, आप कहते हैं वो करके दिखा देते हैं। तो जाहिर सी बात है, इन्होंने जो कहा है कि अगर ये कहते हैं कि विकास कर रहे हैं, तो विकास तो अब सड़कों पे दिख रहा है, विकास सड़कों पे ही दिख रहा है, और महिलाएं, युवा, किसान अब सड़क पे ही दिख रहे हैं, और यही इनका विकास है। इन्होंने कहा था आज से 2014 में सरकार में आने से पहले कि भाई हम विकास करेंगे, और आज इन्होंने विकास को सड़क पे लाके खड़ा कर दिया है। अब ये जो चुनौती जो सामने आई है, वो खुद बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स के सामने जो चुनौती खड़ी कर दी है, अब जाके क्षेत्र में ये चुनौती दिखेगी, क्योंकि ये तो कई बार ये आ चुका है कि बीजेपी के कैंडिडेट्स को जनता वहां से भगा रही है। ये हम नहीं कह रहे, ये ऐसे बहुत सारे वीडियोस कह रहे हैं, आप जाके उसको स्पष्ट तौर पे देख अनु जी, एक सवाल आपसे है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, क्या दिखेगा 17 सीटों में से कोई, कि केवल प्रियंका दिखेंगी? नहीं, बिल्कुल राहुल जी, हम जो लगातार 2022 से जो प्रियंका गांधी जी ने मुहिम चलाया है, और इसी 22 से नहीं, हमारे राजीव गांधी जी का भी जो उन्होंने जो अपने पंचायती राज महिलाओं को मेरा सवाल वो नहीं है कि कहाँ चला कहाँ नहीं चला, मेरा केवल इतना है कि 17 में से क्या ये फॉर्मूला दिखेगा कि केवल प्रियंका दिखेंगी? राहुल जी, मैं उसी बात पे तो आ रही हूँ राहुल जी, जो चीज जो मुहिम बहुत सालों पहले राजीव गांधी जी के समय से शुरू हुई थी, उसको 22 में प्रियंका गांधी जी ने भी दिखाया, और आने वाले 2 लोकसभा चुनाव में 17 सीटों पे भी वो मुहिम दिखेगी। महिलाओं को उनका पूरा अधिकार, पूरे टिकट में सम्मान मिलेगा। कपीश जी, बहुत उम्मीद है आप लोगों को कांग्रेस से, 17 तो दे दिया, बाकी पर आप लोग लड़ेंगे, लेकिन उनका तो कहना 80 की 80 हम लेके जाएंगे, इसीलिए हमने सबको रिपीट कर दिया। अरे बड़ा अच्छा किया कि अजय मिश्रा टेनी को दे दिया। किसानों की हत्याओं के जिम्मेदार अजय मिश्रा टेनी पे कितनी बड़ी कार्रवाई किया है। अरे आप तो वकील हैं, अजय मिश्रा टेनी ये कितना किसानों के साथ ये खड़े हैं। अरे हम वकील हैं, इसी वजह से आपको कह रहे हैं, टेनी पे कोई आरोप है क्या? हम इसीलिए आपको कह रहे हैं कि उकसावे की कार्रवाई उन्होंने की और उनके लड़के ने हत्या करा दी। आप उनके लड़के को किनारे हटा लेंगे क्या? पिता की हनक का ही तो सवाल था, जो थार गाड़ी किसानों के ऊपर चढ़ा दी गई, और ऐसे व्यक्ति के ऊपर जिन्होंने मीडिया के साथियों को नहीं छोड़ा। अजय मिश्रा टेनी ने मीडिया के साथियों को नहीं छोड़ा और धमका दिया। मीडिया के सामने उन्होंने धमकाने का काम किया। मीडिया के साथ अब जाल अंसारी तो सजा याफ्ता है, अब जाल अंसारी को 4 साल की सजा हुई, अजय मिश्रा टेनी पे चल रहे हैं। सजा याफ्ता अब जाल अंसारी को अपनी टिकट दिया, सजा याफ्ता अब जाल अंसारी को टिकट दिया, हमने किसी सजा याफ्ता को टिकट नहीं दिया है। सजा याफ्ता को टिकट क्यों दिया जाल अंसारी को? करते हैं ऐसे लोगों को आप टिकट सजा याफ्ता को टिकट क्यों दिया? गायत्री प्रजापति की पत्नी को टिकट दिया, गायत्री प्रजापति रेप के आरोप में जेल में भर्ती है, जेल में बंद है, यही पत्नी को आपने टिकट दिया। अखिलेश यादव को घर किसी बात में रखा करने का काम कर रहे हैं। मां बहन की इज्जत लुटवाने वाले और लूटने वाले के साथ आप खड़े हैं। आप किसानों के हत्यारों के साथ खड़े हैं। आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में किस रुख से जाएंगे जब सारे किसान आंदोलित होकर हम तो जा रहे हैं बिहार 22 के चुनाव में पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? आप भी गए, मोदी के एमएसपी पे गारंटी नहीं दे पाई और मोदी की गारंटी देने की बात करते हैं। 22 में गए, 24 में अभी निगम के चुनाव में भी गए। समाजवादी पार्टी स्थापना हुई पश्चिम उत्तर प्रदेश में, मुहिम चलाई आपने। कोई अलग देश है क्या? ये बात तो सही है, ये बात तो सही है, 10 साल में सब उग गए हैं और अब नंबर है समाजवादी पार्टी का, है ना कपीश जी? नहीं, बिल्कुल है, इसमें कहां दो रहा है। मैं तो पूछ रहा हूं कि आंदोलन पे किसान बैठा है, आंदोलन पे वो लड़के बैठे हैं जिनका पेपर लीक करा दिया जाता है। 50 लाख लड़कों का कैरियर आपने खड़ा करवा दिया। सही बात, आंदोलन की बात करते हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक दिन के लिए सड़क पर नजर आते हैं, हालांकि राहुल तो लंबा चले लेकिन चलते ही चले गए। ठीक है, यही है कि भारतीय धीरेन्द्र जी एक सवाल आपसे, देखिए ये लिस्ट तो जारी हो गई, लेकिन जो एनडीए के घटक दल हैं उत्तर प्रदेश में, अगर हम आरएलडी की बात करें, पश्चिम से लेकर पूर्वांचल और रुहेलखंड, ब्रज का इलाका और अवध का इलाका, या फिर हम चले जाए बुंदेलखंड की तरफ, जो सहयोगी हैं, चाहे उसमें एसबीएसपी या निषाद पार्टी, फिर अनुप्रिया की पार्टी और इधर आरएलडी, तो ये जो गठबंधन है ये 80 सीटों के लिए किस तरीके से कहा जाए कि बहुत बेहतर होगा बीजेपी के लिए? आवाज आ रही है आपको धीरेन्द्र सर?
हाँ, मेरा इस गठबंधन की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी ने जो एक गठबंधन किए हैं वो एक जिताऊ जो एक रणनीति है उसके हिसाब से किए हैं। अगर आप आरएलडी को देखें तो आरएलडी बहुत कुछ जो जिले हैं उनमें उस जीत के अंतर को बढ़ा देगी। जो जीत का अंतर है, जो परेशानियों का समय हुआ 2019 और 2014 के बीच का डिफरेंस यही था कि जिस तरह से 2014 में बीजेपी ने वेस्टर्न यूपी में सफाया किया था, उस समय वो 2019 में उस तरह की सफलता हासिल नहीं कर पाई थी। चाहे वो आप इधर से ले लें, नगीना ले लें, अमरोहा ले लें, सहारनपुर ले लें, मुजफ्फरनगर बड़ी मुश्किल से जीती और मेरठ बिल्कुल लास्ट मोमेंट की जीत हासिल की। तो ये मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें आरएलडी के आने से ये एक तरफा निष्कंटक जीत हो जाएगी। आप जब छोटी छोटी जातियों का अगर एक समूह जोड़ते हैं, चाहे वो राजभर की पार्टी के साथ हो, चाहे फिर वो अपना दल की पार्टी सोनेलाल पटेल के साथ हो, या फिर आप अब उनमें राजभर को देखो, तो ये छोटे छोटे जो दल हैं वो अपनी जगह पर इतना प्रभाव जरूर रखते हैं कि वो जीत की तरफ ले जाते हैं बीजेपी को। बीजेपी के पास अपनी लीडरशिप इस तरह की है जिसके सामने अभी कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर जो ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं तो गरीबों के अंदर सबसे बड़े लीडर के तौर पर वो उभर कर आते हैं। योगी एक शासन की एक पूरी उनकी स्टाइल जो है सब जगह कॉपी होती है और लोग उदाहरण देते हैं, बहुत कड़क फैसले, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा मैंने नहीं देखा है कि जितने हजारों करोड़ रुपया कुर्क किया गया हो। घोषित चुनाव किस तरीके से हार गए, ये सारे कॉम्बिनेशन तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े थे और माननीय मुख्यमंत्री जी भी खड़े थे, अमित शाह जी भी खड़े थे, प्रधानमंत्री जी भी खड़े थे। राजभर साहब को तो कमान संभालने के लिए दिया गया था। तो आप मुझे बताइए वो कॉम्बिनेशन वहां क्यों नहीं चला? ये तो मुझे लगता है कि आपकी बात को जनता शायद ज्यादा बेहतर तरीके से जवाब देगी। मैं तो मेरी जनता ने जवाब दे दिया कि उनको स्वीकार नहीं किया और बुरी तरीके से हराया। एक मतलब एक ही सीट आप लेकर मान रहे हैं कि घोषित फिर रिपीट कर जाएंगे, आप बाकी दे देंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं ना कि जब आप चावल के लिए उठाते हैं, ठीक है, अगर हम घोषित की बात करेंगे तो फिर आजमगढ़ पर भी आ जाइए। अगर आजमगढ़ की बात करेंगे तो फिर रामपुर पर आ जाइए। मैं तो कह रहा हूं कि फिर आप वहां कहेंगे कि वहां प्रशासन की गलती थी, प्रशासन ने जितवा दिया, घोषी आप लोग जीत ले गए। नहीं, लेकिन देखिए उसमें जहां पे मैं तो एक बात कह रहा हूं ना, जहां कपिल जी बात तो सुनने देंगे, बात तो सुनने देंगे। देखिए बीजेपी कुछ विपक्षी पार्टियों को मेरा सिर्फ यही है, मैं उसमें नहीं कहूंगा कि क्या है, लेकिन एज ए ऑब्जर्वर और जर्नलिस्ट के तहत मेरा कहना यह है कि शायद इस डिबेट में जीतने से ज़्यादा ज़रूरत है कि हम मैदान पे जीत करें। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि जिस तरह का विश्वास आज की डेट में भी है, और मुझे खुद उनको यकीन होगा कि उनके लीडरशिप किस तरह से रणनीति तैयार कर रही है, जीत की रणनीति किस तरह तैयार हो रही होगी पार्टी की, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा कि बकाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को ऐसे सड़क पर चैलेंज करने का मुझे अभी नहीं दिख रहा कि कोई उनके पास कोई बहुत बड़ा मंत्र है। उत्तर प्रदेश की हम लोग बात कर रहे हैं तो ये जो बीजेपी ने जो कॉम्बिनेशन बनाया है छोटे छोटे दलों के साथ, और मुझे लगता है कि उनको विधानसभा लोकसभा का अच्छे से मालूम होगा कि सिर्फ एक जाति के समूह पर कम से कम लोकसभा 1-2 को छोड़ दो उत्तर प्रदेश में तो 80 में से 1-2 से ज्यादा नहीं जीती जाती। तो आपको जिस तरह का एक वो बनाना पड़ता है गुलदस्ता, वो बनाते हुए नहीं दिख रहे हैं विपक्षी, और जो बीजेपी ने जो पिक एंड चूज किया है वो उनका सही से इस्तेमाल करती है, यही मुझे लगता है। कपिल जी बात कर गुलदस्ता तो है लेकिन तो उसमें फूल नहीं काटे। बता दीजिए ना कि विश्व की सबसे ज्यादा इस समय बेरोजगारी भारत के अंदर है। उत्तर प्रदेश के अंदर नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं और उनके जन्म दिवस पर पूरा उत्तर प्रदेश बेरोजगारी दिवस मनाता है। आज आप बताओ 50 लाख लड़कों ने केवल 5000 के आरक्षियों पर उन्होंने अपना दांव लगाया था, वो भी आपने पर्चा लीक करा करके उनके उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आप कोई भी भर्ती नहीं करा पा रहे हो, 0% टॉलरेंस की नीति रखते हो, तो ये हाल है। आपके मंत्री जो है वो हत्याएं करा रहे हैं, कभी न्यायालय में हत्या हो रही है, कभी जो है वो एक सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या मुद्दों की लड़ाई अभी भी है चुनाव में? मुद्दों की लड़ाई है अभी भी चुनाव में? मैं तो बार बार कह रहा हूं, युवा खड़ा है इनको उतारने के लिए। हमारी बहनें, समाजवादी पार्टी कहां खड़ी है ये बता दीजिए। व्यापारी खड़ा है, मैं तो कह रहा हूं समाजवादी पार्टी कहां खड़ी है? साथ ही खड़ी है, समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है और इनके अगेंस्ट खड़ी है।
जिसका घोषी नमूना है। अभी हाल में चुनाव हुए, पूरी तरीके से जमानत। कहां थे मोदी जी, कहां थे योगी जी, कहां थे राजभर साहब, कहां थे पटेल साहब? प्रशांत जी तो थे आपके साथ, बताइए मुझे कहां प्रशांत थे जी, वो? जवाब तो प्रशांत जी देंगे। अरे एक सीट बचा नहीं पाए, 80 सीट की बातें करते हैं। प्रशांत जी जवाब देंगे। देखिए खाली हवाई बातें करते, पिछली बार सबसे बड़ा गठबंधन किए, एक सीट क्यों आज नहीं बता आज पाए? क्यों सारे आप विधानसभा की सीट बचा नहीं पाए, आप लोकसभा अगर पे वाकई, निकले हो 80 की 80 पते करें। अरे भैया सुन लीजिए, ये सुनने वाली बात हो चुनाव सकती है। लड़ना बंद कर दें क्या? मुझे आप बता दीजिए, चुनाव आप लड़ना एक बंद कर चुनाव दें? नहीं कपील जी जीत पाए। बताइए, चुनाव न लड़े हम? आप एक हम कहीं चुनाव लड़ना विधानसभा बंद नहीं कर दें? जीत पाए और नहीं, हम राजभर हार गए, साहब ठीक को है, आपने कमान ठीक है, आपकी सौंप बात बड़ी हो दी गई। जो हम भीख चुनाव का न लड़े कटोरा क्या? थमा रहे थे योगी आप ही आदित्यनाथ बता को। दिए लोकसभा चुनाव न लड़ेंगे, तो समाजवादी योगी पार्टी पूछ आदित्यनाथ करें। जी ने जो भीख का कटोरा अखिलेश आज यादव लगातार उनके 4 हाथ में चुनाव थमाया हार गए, है, चुनाव लड़ना अमित बंद शाह कर दिए जी क्या? वो भीख का कटोरा फिर से कैसी बिना उनके हाथ लॉजिकल से बातें लेकर करते के हैं? योगी आदित्यनाथ को थमाना चाह रहे हैं। अरे मुझे आप बताइए कि योगी आदित्यनाथ की बराबरी कर पाएंगे क्या राजभर साहब? नहीं, वो तो आप अखिलेश उनके यादव भीख की का भी नहीं कर कटोरा पाए। क्यों योगी जी के हाथ में रखना चाहते हैं अमित शाह? वो तो अखिलेश यादव की भी नहीं कर पाए, तो वो कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की करेंगे। अब आपने सवाल किया है कपीश जी, कपीश जी सवाल किया तो जवाब ले लीजिए ना। राहुल भाई आप प्रवक्ता बन जाओ। नहीं, मैं क्यों प्रवक्ता बन जाऊं? मैं आपके सवाल का जवाब तो ले लूं ना। मैं बोलने तो दो ना, बोलने नहीं देते हो। आपके सवाल का जवाब तो ले लूं ना। मैं एक निर्लज्ज पत्रकार है महाराज, इसलिए कि जब एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से मैं प्रश्न कर रहा हूं तो बीच में टिपिर टिपिर क्यों कूद रहे हैं आप? अरे तो आप आपको भाई कौन सी बात लग गई? लगता है, मैं तो पूछ रहा हूं कपीश जी, आपको कौन सी बात लग पत्रकार गई? नहीं है, ये पत्रकार है। अखिलेश प्रश्न तो मैंने आपके हाँ। द्वारा किए, ये उत्तर देने के लिए भाई हमारे कपील जी मैं जवाब दे रहा हूँ, बोलने मीडिया का दो, काम अभी प्रश्न स्पीच पूछना आपका है, नाम उत्तर मैं तो देना वही नहीं सवाल, होता। मैं तो आप ही का ये सवाल मेरे कर रहा मित्र था। जो हैं, आप इतना ये रात उखड़ क्यों पुराना जाते फोन हैं, लेकर चिढ़ के क्यों चले जाते आ हैं रहे कपीश जी? ये कपीश जनेऊ जी, लड़ाने लगते हैं। कपीश जी भाई आप एंकर हो, एंकर की तरह बिहेव करो। धन्यवाद पत्रकारिता सिखाने के लिए। पहले आप अपनी नेतागिरी नहीं, सीख आप लीजिए। पत्रकार हैं, आप पत्रकार नहीं धन्यवाद हैं। जर्नलिज्म सिखाने के लिए। आप पहले आप मोदी जी अपनी के पार्टी की चरण स्थिति, पादुका अखिलेश पर यादव की लोटन स्थिति पोटन मजबूत होइए। कर लीजिए, पत्रकारों को छोड़ क्योंकि इस दीजिए। देश की जनता अरे खूब जानती प्रशांत है जी, आपके कुछ नहीं पत्रकारों मिलते तो पत्रकार मिल जाते हैं। पहले आप चरण बीजेपी से पादुका लड़िए ना, पे लोटन पत्रकारों से पोटन क्यों लड़ होइए, रहे हैं ये आप? आपकी व्यक्तिगत चीजें हैं। आप पत्रकारों मैं से तो क्यों सिर्फ लड़ते इतना हैं? कहूंगा कि जब हमारी आप- भारतीय जनता पार्टी से प्रश्नोत्तर हो रहा है तो उसमें आप ठीक बीच में है। क्यों टपकते? सांसद उनसे जगदम्बिका उत्तर पाल जी दिलवाइए हमारे साथ जुड़े हैं। जगदम्बिका पाल जी, एक बार फिर से टिकट मिलने के लिए बधाई। और क्या उम्मीद की जाए, 80 की 80 लोकसभा सीट किस तरीके से जीतने की कोशिश होगी? तो सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी के नेतृत्व का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नड्डा जी का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने मुझे तुरंत भारतीय जनता पार्टी से तीसरी बार टिकट दिया और मुझे भरोसा और मुझे विश्वास किया। मैं इस विश्वास की कसौटी पे मंत्री के विकसित भारत को पूरा करने में अगर मुझे अपनी आहुति भी देनी होगी तो मैं दूंगा। और जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा हुई है, तो उम्मीदवार लोग अपने क्षेत्र से जुड़े रहे हैं, लगातार मोदी जी की केंद्र की योजनाओं को वास्तविकता के धरातल पर उतारने का काम करते रहे हैं। पार्लियामेंट में भी उनकी अटेंडेंस रही है, नमो ऐप पे रायशुमारी में जनता में उनकी छवि भी रही है। और जिस तरह से पार्टी के लिए समर्पित होकर पार्टी के कार्यक्रमों को लागू करते हैं, तो आप यकीन करिए कि अभी तो इंडी गठबंधन अपने शेयर नहीं कर पा रहा सीट शेयरिंग, जिस तरह से एक एक करके उनकी पार्टी छोड़ रहे हैं, तो जनता तो खुद ही आज महसूस कर रही कि अब इस देश में क्या दुनिया में मोदी जी के सिवा कोई विकल्प नहीं है। तो जो 80 है वो 80 के पार होगा। मतलब 400 अगर कहा है मोदी जी ने, तो वो जनता के आत्मविश्वास पे, जिस तरह से 370 भाजपा का है वो जनादेश हम सब। आज मेरा टिकट घोषित हुआ है और ऐसा लग रहा है कि जैसे चुनाव का परिणाम आया, यहाँ पे सैकड़ों लोग बड़ी संख्या में खड़े हैं। अगर आप अपने रिपोर्टर से कहेंगे तो आपको यहाँ की भीड़ की विजुअल भी भेज देंगे। लेकिन आप यकीन करिए कि जिस तरह से उल्लास मैंने अपने जीवन में किसी टिकट की घोषणा पे इतना उल्लास नहीं देखा।